नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते खबरों की ओर। मानसिक तौर से परेशान चल रहे एक हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक शव को कब्जे में लेकर फैजाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 173 की कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। फैजाबाद के बादशाह खान अस्पताल में मृतक पुलिसकर्मी शव के लिए परिजन पहुंचे और पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच की जा रही है। जांच में अधिकारियों ने पुलिसकर्मी तिलक राज पीपीटीपी थाने में कार्यरत था, जो पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। उनको सूचना मिली थी कि सेक्टर 30 पुलिस लाइन में मृतक तिलक राज ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की जाँच की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पता नहीं, पुलिस लाइन से फोन आया था रात कितने बजे आया रात को आपके पास? 8:30-9 बजे के आसपास फोन आया था। तो वहाँ से मुंशी का फ़ोन आया था पुलिस लाइन से कि ऐसे ऐसे आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है। तो हम तुरंत पलवल से आए तो यहाँ पे देखा है तो सुसाइड। क्या देखा था आपने? सुसाइड ही कर रखा था। फांसी लगाया था? क्या किया? हाँ, सर क्या वजह रही जो वजह इस तरह? कुछ नहीं थी, थोड़ा सा अपना डिप्रेशन में ही था थोड़ा सा। कितने वक्त से ऐसी स्थिति से गुजर रहे लेकिन हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपना ये है चुपचाप सही रहता था। कितनी उम्र थी? 35 साल की। शादीशुदा थे? हाँ, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है। इनकी मिसेस घरेलू है या जॉब करती? नहीं, घरेलू है। हाँ जी, घर पे हाउस वाइफ। और रात को 9:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि हमारा एक हेड कांस्टेबल है तिलक राज, वो पुलिस लाइन में क्वार्टर में रहता है। तो सूचना पाकर वारिस को सूचना दी गई। वारिस मौके पे आए, उनसे पूछताछ करेंगे। तो कुछ समय से मानसिक तौर पे परेशान था, तो परेशानी के कारण ही उसने ये आत्महत्या की। सर पीछे से कहाँ से रहने वाले थे? ये पृथला के रहने वाले, गदपुरी थाने में गाँव पड़ता है, पृथला वहाँ के रहने वाले। क्या नाम था? कहाँ पे तैनात थे? तिलक राज था, ये एसएचओ का बीटी एसएचओ का ड्राइवर था। कुछ पता चला है क्या पारिवारिक कारण रहे? पारिवारिक की कोई बात नहीं, मानसिक तौर पर परेशान था। सर कितने बच्चे थे? शादीशुदा थे? नहीं, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7-8 साल का लड़का, 2 लड़के लड़के से। और कितने साल से थे जी सेवा में? ये 35 साल की उम्र हो गई है, 12 साल 12-13 साल। आगे क्या कार्रवाई होगी? 174 के बारे में कार्रवाई कर दी है इसमें, पोस्टमार्टम करा रहे, पोस्टमार्टम के बाद। ठीक। मुख्य कारण डिप्रेशन का रहा है। बस यही। परिवार से कुछ सूचना वगैरह कुछ मिली इससे पहले? कभी कुछ डिप्रेस ज़्यादा हो किसी बात से लेकर? नहीं, पुलिस के पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई, लेकिन ये था भी घर वाले ने भी बताया हमारे को परेशान था, मानसिक तौर पर परेशान था। लगभग कितने बजे फांसी लगाई गई थी कुछ? 5 बजे तो उसके घर वाले गए थे, इसके फादर, इसकी मदर, इसका ब्रदर आए हुए थे, वो सारे इकट्ठे गए थे 5 बजे के बाद। और 9 बजे के आसपास में, 9 बजे के आसपास ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इन्होंने पहले भी कोई प्रयास किया था इस तरह का? नहीं, हमारे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं, ना किसी घर वाले ने ऐसी बात बताई। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो फांसी लगाई है, क्या कारण थी, क्या वजह थी? और रात को 9:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि हमारा एक हेड कांस्टेबल है तिलक राज, वो पुलिस लाइन में क्वार्टर में रहता है। तो सूचना पाकर वारिस को सूचना दी गई। वारिस मौके पे आए, उनसे पूछताछ करेंगे। तो कुछ समय से मानसिक तौर पे परेशान था, तो परेशानी के कारण ही उसने ये आत्महत्या की। सर पीछे से कहाँ से रहने वाले थे? ये पृथला के रहने वाले, गदपुरी थाने में गाँव पड़ता है, पृथला वहाँ के रहने वाले। क्या नाम था? कहाँ पे तैनात थे? तिलक राज था, ये एसएचओ का बीटी एसएचओ का ड्राइवर था। कुछ पता चला है क्या पारिवारिक कारण रहे? पारिवारिक की कोई बात नहीं, मानसिक तौर पर परेशान था। सर कितने बच्चे थे? शादीशुदा थे? नहीं, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7-8 साल का लड़का, 2 लड़के लड़के से। और कितने साल से थे जी सेवा में? ये 35 साल की उम्र हो गई है, 12 साल 12-13 साल। आगे क्या कार्रवाई होगी? 174 के बारे में कार्रवाई कर दी है इसमें, पोस्टमार्टम करा रहे, पोस्टमार्टम के बाद। ठीक। मुख्य कारण डिप्रेशन का रहा है। बस यही। परिवार से कुछ सूचना वगैरह कुछ मिली इससे पहले? कभी कुछ डिप्रेस ज़्यादा हो किसी अगली खबर की ओर। फैजाबाद के बहुचर्चित विकास चौधरी हत्याकांड मामले में डीएलएफ क्राइम ब्रांच टीम ने मुख्य आरोपी को लेकर सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची, जहां शार्प शूटर ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने विकास की रेकी कर हत्या की थी। 9 जून 2019 को फैजाबाद के सेक्टर 9 के मार्केट के बाहर गोलियों की बूंद से पूरा बाजार गूंज उठा, क्योंकि सुबह के 8 बजे
के आसपास कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी जैसे ही जिम करके बाहर अपनी गाड़ी के अंदर बैठे, तभी मौका लगाए बैठे शार्प शूटरों ने विकास चौधरी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें विकास चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में फिरौती मांगने वाले बदमाश कौशल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी मुख्य शार्प शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। कुछ दिन पहले ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और मुख्य शार्प शूटर जिसने विकास को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी थी, सज्जन उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम सोनू को लेकर सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची, जहां उसने सारी प्लानिंग के बारे में पुलिस को विस्तार से बताया। सोनू ने बताया कि जिम से लगभग 50 मीटर दूर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी और पैदल ही वो लोग विकास की गाड़ी में बैठते ही भागकर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए और जब विकास मौके पर ही दम तोड़ चुका था, उसके बाद शार्प शूटर अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। जो अधिकारी हैं वो दे पाएंगे। नाम क्या है जी? इसका नाम है सज्जन उर्फ गोलू। किसी ने मारा था? मतलब मैन जो अभियुक्त है वो यही था, शार्प शूटर था। बाकी इस संबंध में बड़ा जो खुलासा है और जो पूरी जो है रिपोर्टिंग है वो हमारे सीनियर अधिकारी कर पाएंगे। धन्यवाद। कहाँ से पकड़ा सर? वो हमारे जो है सीनियर अधिकारी बता पाएंगे सर। करेंगे अगली खबर की और। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। टैक्स का भुगतान करने के बाद भी मंडी में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गंदा पानी मंडी में बह रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारी संक्रमित फल और सब्जियों के प्रयोग करने और गंदगी से फैलती है। ऐसे में हर आम आदमी चाहता है कि जो फल और सब्जी को घर में लेकर आए वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, लेकिन जहां पर ये सब्जी और फल बेचे जाते हैं उसी सब्जी मंडी में गंदगी के अंबार लगे हुए और गंदा पानी बह रहा है, जिससे गंदगी से निकले मच्छर और मक्खी इन फलों और सब्जियों को दूषित कर रहे हैं। मंडी के द्वारा टैक्स देने के बाद भी मार्केट कमेटी के द्वारा मंडी को साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मार्केट कमेटी के अधिकारी टैक्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब बारी सब्जी मंडी में साफ सफाई की आती है तो सब अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। आलम यह है कि सब्जी मंडी में गंदगी के जगह जगह अंबार लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तब हो जाती है जब हल्की सी बारिश हो जाती है और बारिश होने के बाद मंडी में से पानी की निकासी नहीं हो पाती। जिस तरह से लगातार आढ़तियों की शिकायत आ रही है कि पानी भर जाता है पीछे और गंदगी के ढेर लगे होते हैं, तो कब तक इन समस्या का समाधान हो पाएगा? पिछले दिनों बारिश आई थी जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर गया था, तो कई जगहों से पानी हटा दिया गया है और कुछ जगह 1-2 जगह रह गई हैं, उनको भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक या कल दिन में हम अब इसको पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, मंडी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो और एक समस्या और है इनके पानी पीने की समस्या की कब तक है? पीने के पानी की समस्या को जो रिलेटेड ऑफिसेज हैं उनमें लिखा हुआ है, जैसे ही वहाँ से हुआ पड़ा है। क्या कहेंगे फिर? देखो जी, हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, सिर्फ उनकी कमी है ये, बाकी और किसी को कमी नहीं है। उनको बार बार कंप्लेंटें भी कर रहे हैं, ठेकेदार को भी कंप्लेंट कर रहे हैं। ठेकेदार आपके सामने खड़ा भी है, बुलाया है इसको। आज बारिश को हुए हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद भी यहाँ सफाई नहीं है, बदबू के मारे यहाँ बैठा नहीं जा रहा। इतना बुरा हाल है कि आप पूछो ना, बिल्कुल कोई सुन के राजी नहीं है। तो आपने सेक्रेटरी को बताया भी? मंडी सेक्रेटरी को भी? सेक्रेटरी को तो ठेकेदार बताएगा ना जी, इसे ठेका दे रखा है, इसको टेंडर दे रखा है सेक्रेटरी ने, तो वो तो आता ही नहीं है, देखने नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि वेस्टेज गंदगी है उसको हम पीछे डलवा देते हैं इनसे, तो मुझे उठाने का भी तो फर्ज इन्हीं का है। जो वेस्टेज गंदगी है उसे कौन उठाएगा? जब ठेका इनके नाम छूटा हुआ है, टेंडर छूटा हुआ है, पेमेंट ले रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो उठाते क्यों नहीं है? चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के पाली में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून से पहले ही गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के मिल्क प्लांट रोड पर इतने गंदे नाले की साफ सफाई की और इस मौके पर परिवहन मंत्री के बड़े भाई और बल्लभगढ़ एसडीएम भी मौजूद रहे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नज़ारा जो बल्लभगढ़ के मिल्क प्लांट रोड का है, जहाँ पर गंदे पानी की निकासी के लिए स्वच्छ अभियान के तहत नालों की सफाई की गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पचंद शर्मा और बल्लभगढ़ एसडीएम भी मौजूद रहे। बल्लभगढ़ एसडीएम ने बताया कि मानसून से पहले ही प्रशासन गंदे पानी की निकासी की तैयारी में जुट गया है, ताकि मानसून के आने से पहले ही पानी निकासी की सही व्यवस्था की जाए।
वहीं परिवहन मंत्री के बड़े भाई और बीजेपी नेता टिप्पण शर्मा ने बताया कि हाल ही में परिवहन मंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर मानसून से पहले ही पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दे दिए थे। सभा में जितने भी हमारे नाले हैं, छोटी नालियाँ हैं, उन सभी की सफाई की जाएगी। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने स्पेशल मीटिंग लेकर के सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि मानसून शुरू होने से पहले सभी नाले और नालियों को साफ़ कर दिया जाए। और ये अभियान उनके नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी एक मूसलाधार बारिश हुई है, पूरे फरीदाबाद में तो पानी था, लेकिन बल्लभगढ़ के किसी भी सड़कों पर कोई पानी नहीं था। इलाके में जिस तरीके से बारिश हुई, 2 दिन की महज छोटी सी बारिश में कहीं ना कहीं फरीदाबाद पानी में लबालब हो गया। बल्लभगढ़ में भी कई इलाके नजर आए, तो क्या लगता है मानसून के लिए तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है, लगातार ये व्यवस्था हमारी जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर बल्लभगढ़ में जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मूलचंद शर्मा जी का सभी अधिकारियों को सख्त आदेश है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला फरीदाबाद के सेक्टर 88 में जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग में शिरकत करने पहुंचे और फरीदाबाद नगर निगम चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और दिग्विजय चौटाला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिग्विजय ने कहा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उनके कार्यकर्ता आज से ही चुनाव में जुट जाएंगे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनावों में बहुत ही कम समय रह गया है, इसलिए आज से ही हमारे हर कार्यकर्ता हर गली और गांव शहर के वार्ड में आज से ही जुट जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर के चुनाव में अब उनकी पार्टी का ये पहला टेस्ट है, जिसमें बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजय पताका फहराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में उनके पार्टी कार्यकर्ता तैयारी शुरू कर चुके हैं और दोनों पार्टियों की मीटिंग में जो वार्ड उनके हिस्से में आएंगे उनमें पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं हमारे हिस्से में जो वार्ड आएंगे उनमें बीजेपी सहयोग करेगी और जो वार्ड उनके हिस्से में आएंगे उनमें जेजेपी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में वाटर लॉगिंग, सीवरेज के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसको लेकर उनकी पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आएगी। विभागों में भ्रष्टाचार के सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो विभाग है उनसे संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं उस पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जा कर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुट जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाएं जैसा चर्चा हो रही है। ऐसे के अंदर ये हमारा जननायक जनता पार्टी बनने के बाद शहर के इन चुनावों में पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में हमें विजय पताका फहरानी है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिल करके बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ें। ऐसी अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो कितनी सीटों पे गठबंधन है? नए इंडिपेंडेंट चुनाव ये तो अभी देखो, ये तो अभी फैसला होना है। हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो भी फैसला करके हमें देगी और जो वार्ड हमें मिलेंगे उनमें हम चुनाव। कैसे जोश भर रहे कार्यकर्ताओं में आज आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जोश कार्यकर्ताओं में है। हम उनसे मिल करके उनकी कोई छोटी मोटी ग्रीवेंस है, कोई जो काम है वो सुनने आ जाए। कितनी सीटें लगभग चाहती है पार्टी? अभी पार्टी की लीडरशिप जो तय करेगी, ये तो हम सब लोगों ने एक सामान्य तौर पर अपने नेताओं के ऊपर छोड़ दिया। जो भी लीडरशिप तय करेगी, जिन जिन वार्ड की जिम्मेवारी हमें देगी उनमें। मगर चुनाव की तैयारी जेजेपी हर वार्ड में करेगी। जिन वार्ड में बीजेपी लड़ेगी उनमें उनका सहयोग करेगी, जहां पर हम लड़ेंगे वो हमारा सहयोग। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने? फरीदाबाद के अंदर डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है और बहुत से मसले हैं। वो लोकल मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम एक मैनिफेस्टो भी लेकर के आएंगे और बड़ी मजबूती से। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजली निगम के सर्कल सेक्टर 23 में DHBVN की सब डिविजनल नंबर 3 पर कर्मचारी चुनाव की कड़ी में HSEB वर्कर यूनियन के त्रिवार्षिक चुनाव सर्कल सचिव संतराम लांबा सहित NIT यूनिट के प्रधान विनोद शर्मा व यूनिट सचिव ब्रजपाल तंवर की मौजूदगी में चुनाव करवाए गए, जिसमें सब डिविजनल नंबर 3 से प्रधान के लिए अशोक लांबा, उप प्रधान कुलदीप, सचिव राकेश तलवार, महासचिव रमेश, कैशियर दिलीप,
संगठनकर्ता नंबर 1 विकास, संगठन नंबरकर्ता 2 संजय व संगठनकर्ता नंबर 3 सोनू राठी को कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के चुन लिया, जिसके बाद सभी नए चुने गए पदाधिकारियों को यूनियन के प्रति गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर दफ्तर से सभी बिजली कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यूनिट सेक्रेटरी हूँ और आज हमारे 3 नंबर सब डिवीज़न में जो यूनियन की हमारी प्रक्रिया के अनुसार सभी यूनिटों के चुनाव चल रहे हैं, वो 3 वर्ष के लिए किए गए हैं। 2022 से लेकर 2025 तक ये कार्यकाल रहेगा। इसमें आज हम सभी कर्मचारी साथी इकट्ठे होकर और अपने चुनाव कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी साथी अपने हर्ष और उल्लास के साथ इस चुनाव को करा रहे हैं। और हमारे जो भी चुनाव होते हैं हमेशा एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के साथ, जो यूनियन का हमारा आदेश होता है उसके तहत, और हम भी उसको बड़े अच्छी तरीके से चुनाव कराते हैं ताकि आगे यूनियन में भी हमारी अच्छा संदेश जाए हमारे फरीदाबाद सर्कल की तरफ से। तो उसी प्रकार से आज हमारे सभी विनोद शर्मा, यूनिट प्रधान HSC वर्कर यूनियन NIT। क्या कार्यक्रम था आज जो है हमारे इसमें NIT में सब यूनिट नंबर 3 का चुनाव राज्य कमेटी के आह्वान पर आज चुनाव है। उस चुनाव की प्रक्रिया में सारे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और आज का जो चुनाव है सब यूनिट का वो सर्वसम्मति से कर लिया गया है। सारे कर्मचारियों का बैठ के भाईचारे में चुनाव हुआ 3 वर्ष के लिए, और जैसा भी राज्य कमेटी का आदेश है उसके तहत चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव संपन्न हो गए। पलवल में स्किल इंडिया अभियान के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप पलवल में वोकेशनल एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों को ब्यूटी एंड वेलनेस टूल किट वितरित की गई। इस मौके पर नगराधीश कुमारी द्विजा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट मुहैया करवाई गई है, जिसका उपयोग कर छात्राएं स्किल प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। नगराधीश कुमारी द्विजा ने कहा कि पलवल जिले में शिक्षा विभाग की ओर से कौशल आधारित टूल किट विद्यार्थियों को बांटी जा रही है। शिक्षा विभाग की ये पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय रहेगी, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर छात्रों को टूल किट देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ कौशल की जानकारी भी दी जा रही है। टूल किट के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सराहनीय कदम है। विद्यार्थियों ने कहा कि वोकेशनल किट के माध्यम से अपना छोटा ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालात में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि हाथों में हुनर प्राप्त करने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। सरकार का ये एक अच्छा कदम है जो टूल किट वितरित की जा रही है। ये बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग के लिए एज वेल एज उनके प्रशिक्षण के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। एंड सरकार द्वारा उठाया ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि इससे बच्चों को एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ही यूज़ कर पाएंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे वो अपने घर पे भी उससे ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद वो उसको यूज़ करके एक उनके आर्थिक सहायता का कोर्स सीखते हैं। और मैं इन बच्चों को ट्रेन करती हूँ ताकि ये बच्चे आगे जाकर अपना काम कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सके और कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग करके अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। ये जो किट है इसमें क्या क्या सामान दिया गया है? इस किट में इतना सामान दिया गया है कि बच्चा एक मिनी पार्लर एज अ फ्रीलांसर काम कर सके, चाहे अपना घर पे छोटा सा सैलून लेकर चला कर सके। बहुत बड़े किट के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन जितना सामान। खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। स्कूली छात्रों को स्कूल स्तर पर ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के गाँव कादीपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्र व छात्राओं को किट वितरित की गई, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल बीजेपी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को हुनरमंद बनाने के लिए स्कूलों में ऑटोमोबाइल व ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसमें लड़के ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और लड़कियां ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में मुकाम हासिल कर सके। स्कूल के प्रधानाचार्य की माने तो पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी जरूरी हो गई है, जिसे ग्रहण कर स्कूली छात्र व छात्राएं अपने पैरों पर खड़े हो सके। वहीं सरकार द्वारा बच्चों को टैबलेट भी
वितरित किए जा रहे हैं, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में अपने पहचान बना सके। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स का सामान उपलब्ध कराया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाने का सपना पूरा हो सके। हरियाणा सरकार भी इस पैटर्न पर काम कर रही है। इससे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा का ज्ञान दिया जा सके, जिससे बच्चे के सभी क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर सके। और सरकार द्वारा हरियाणा में बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान और डिजिटल ज्ञान को लेकर लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कादीपुर। सर, जो टैबलेट वितरित किए जाने हैं यहाँ पर, वो उसकी जो लिस्ट है वो विभाग को भेज दी गई है, कितने की जरूरत है या फिर खुद शिक्षा विभाग तय करेगा? जैसा कि हमारे पार्षद महोदय ने अभी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये अग्रणी कदम के बाद ये सभी सरकारी स्कूल्स में कक्षा 10वीं और 12वीं के अध्ययनरत छात्रों और छात्राओं को ये टैब्स देने की योजना दी गई है, और बल्कि ना योजना बनाई गई है, बल्कि ये ऑलरेडी स्कूल्स में उपलब्ध करा दिए गए हैं। सिर्फ सिम एक्टिवेशन का कार्य चल रहा है और वेंडर्स भी बता दिए गए हैं कि किस नेटवर्क का किस स्कूल में ये एक्टिवेशन का कार्य होना। सर, कितना फ़ायदा छात्रों को इन टैबलेट से होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी शिक्षा पर जो पहले? देखिए, जो टैबलेट में मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इसमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए गए हैं कि बच्चे का और टीचर का सीधा इंटरेक्शन होगा। अब क्लासरूम तक ही सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि बच्चा घर पर भी रह करके टीचर से कनेक्ट रह सकता है और टीचर बच्चे से कनेक्ट रह सकता है। इसका सीधा शिक्षण और अधिगम में बच्चे को और टीचर को भी पढ़ाने में सीधा इसका फ़ायदा होगा। और ब्यूटी पार्लर की बात की गई है, वो क्या योजना है, उससे किस तरीके से बच्चों को वो वितरित किए जाएंगे और इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये देखिए, एक्चुअली ये NSQF के तहत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो हमारी हरियाणा सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में इसको लागू किया गया है। और हमारे विद्यालय में 2 कोर्सेज इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। पहला कोर्स हमारा ऑटोमोबाइल जो बॉयज़ के लिए है, और दूसरा हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस जिसमें हमारी गर्ल्स एनरोल्ड हैं। आज जो ये किट का जो वितरण है, जो हमारे लेवल 2 और लेवल जो आज ये कादीपुर गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, स्किल इंडिया के तहत जो हमारी बेटियां हैं उनको ब्यूटी पार्लर की किट दी जाएगी, और जो बच्चे हैं जो बॉयज़ हैं उनको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किट दी जाएंगी, जिसमें हमारे यहाँ स्कूल में 120 किटें दी जाएंगी। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्किल इंडिया को लेके चालू की गई है, तो यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह भी कराया गया है। और स्किल इंडिया के तहत ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी बच्चों ने जिसमें अपना नाम लिखवा के और उसको जो पूरा किया है, तो उसके तहत सरकार के द्वारा उनको आज लगभग 20,000 की लागत से किट दी जा रही है। टैबलेट वितरित करने की बात भी कही। ऐसा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उस योजना को अधिगम योजना को लागू कर दिया है, जो कि मेरा मानना ये है जैसे ही 10-15 दिन 20 दिन के अंदर अगले महीने। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।